कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पठन पाठन कर रहे होंगे। नहीं तो आइए हम लोग मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर चैप्टर 13 को कंटिन्यू करते हुए रेडियो एक्टिविटी 03 में पहुंच गए। आज इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। डीके का मतलब होता है क्षय। किसी न्यूक्लियस से एक अल्फा रे निकल जाए, एक बीटा रे निकल जाए, एक गामा रे निकल जाए तो उस न्यूक्लियस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि अल्फा रे की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, और हम लोग देख लेंगे कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है, इसको किस में मेजर किया जाता है। ठीक, तो आइए आप सभी छात्रगण का जेएल साइंस मिशन के YouTube चैनल पर स्वागत है। और यहाँ स्वागत में क्या मिलते हैं सबको पता है, कुछ होमवर्क, टास्क वगैरह ये सब नोट तैयार करना। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा अल्फा, बीटा, गामा रे की प्रॉपर्टीज। उनसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड लेक्चर में आपने प्रॉपर्टी देखा और आज थर्ड लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसके डीके से क्या क्षय से डीके से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस डीके के संबंध में, डीके का मतलब क्षय, इसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के संबंध में रदरफोर्ड एंड सॉडी ने एक नियम प्रस्तुत किया है, प्रस्तावित दिए हैं। तो सबसे पहले उस नियम को देख लेते हैं और फिर एक एक करके अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, इनमें से अल्फा डीके थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी देखना है और इसकी वेलोसिटी भी देखनी होती है। तो आइए क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। अल्फा, बीटा और गामा डीके के संबंध में इस सब को हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन, विखंडन, क्षय, इन सारे को हटा करके एक चीज कह सकते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन या लॉ ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। डीके का मतलब क्षय। तो किसने दिया था? इस नियम का प्रतिपादन रदरफोर्ड एंड सॉडी ने किया। किसने किया? सॉडी ने, रदरफोर्ड एंड सॉडी। देखिए नियम क्या कहता है, दो नियम कहते हैं क्षय से पहले एवं क्षय के बाद न्यूक्लियस का टोटल चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर सेम रहता है। नहीं, क्या कहता है? क्षय से पहले एवं क्षय के बाद न्यूक्लियस का टोटल चार्ज नंबर, टोटल मतलब एक न्यूक्लियस है, टूट करके 3-4 को बना है और 3-4 को बनने के दरमियान उसका टोटल एटॉमिक नंबर और जो प्रारंभिक न्यूक्लियस लिए हैं आपका उसका एटॉमिक नंबर दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि क्षय से पहले, नहीं पेपर में देखते होंगे इलाज से पहले और इलाज के बाद, सफेद दाग का शर्तिया इलाज। तो क्या कहता है? क्षय से पहले एवं क्षय के बाद न्यूक्लियस का टोटल मास नंबर सेम
रहता है। यही दो नियम प्रस्तावित किए रदरफोर्ड एंड सॉडी ने। किसका? अल्फा बीटा गामा क्षय के दो नियम दिए उन्होंने, क्षय से पहले माने डीके से पहले और डीके के बाद, या डिसइंटीग्रेशन से पहले डिसइंटीग्रेशन के बाद। टोटल एटॉमिक नंबर या इसी को टोटल चार्ज नंबर भी कहा जाता है। टोटल चार्ज नंबर या टोटल एटॉमिक नंबर सेम रहता है। दूसरा कहता है क्षय से पहले एवं क्षय के बाद न्यूक्लियस का टोटल मास नंबर सेम रहता है। फटाक से इनको नोट कर लें, इनको इरेज करके और देखेंगे अलग अलग सेपरेट हेडिंग में। अल्फा बीटा एंड गामा डीके में अल्फा डीके हेडिंग लगा देंगे, इसको नोट करके अल्फा डीके हेडिंग लगा देंगे। फटाक से नोट करें। चलिए इनको छाप लिए होंगे। एक चीज नोट में लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है। नहीं देखिए, नोट में हम लिखना चाहेंगे कि नोट में याद रखेंगे, सदा याद रखेंगे। किसी, फटाफट लिखते जाओ सुन करके, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक समय में एक ही अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा रे निकलता है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, क्या कहता है। कहता है कि किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, कोई नाभिक है जो रेडियो एक्टिविटी की घटना शो करते हैं, तो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक समय में एक ही अल्फा पार्टिकल या एक ही बीटा पार्टिकल या एक ही गामा पार्टिकल निकलता है। यदि ये सब छूट जाए तो अपने से भी लिख लेंगे। गौर कीजिए यहां पर। अब इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, एक बीटा पार्टिकल निकलेगा और एक गामा पार्टिकल निकलेगा। इसका मीनिंग ये भी नहीं होता। इसका मीनिंग हुआ कि यदि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है तो उससे इनमें से एक समय में इन तीनों में से कोई एक पार्टिकल निकलेगा, और उसमें भी एक साथ 4-5 वो अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेगा। एक साथ 4-5 अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेगा। एक साथ, सबसे पहले देखिए, एक समय में या तो अल्फा निकलेगा, ये दोनों नहीं निकलेगा, या तो बीटा निकलेगा तो अल्फा गामा नहीं निकलेगा, या तो गामा निकलेगा तो अल्फा बीटा नहीं निकलेगा। एक समय में एक ही पार्टिकल निकलेगा। दूसरी बात कि एक समय में एक अल्फा पार्टिकल से अधिक नहीं निकल सकता है। एक टाइम में एक ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा, फिर दूसरी बार दूसरे अल्फा निकलेंगे, तीसरी बार तीसरे अल्फा निकलेंगे, लेकिन एक समय में एक ही या तो अल्फा निकलेगा, बीटा गामा नहीं निकलेगा, वो भी अल्फा कितना? एक। या गामा निकलेगा तो अल्फा गामा बीटा निकलेगा तो अल्फा और गामा नहीं निकलेगा, वो भी बीटा कितना? एक। या गामा निकलेगा तो अल्फा बीटा नहीं निकलेगा, वो भी गामा कितना? एक। इसका मीनिंग ये है कि किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक समय में एक ही अल्फा पार्टिकल या एक ही बीटा पार्टिकल या एक ही गामा पार्टिकल निकलता है। नहीं, फटाक से को नोट कर लें। 1 2 3 4 5 नोट कर लिया। हेडिंग लगाइए अल्फा डीके। हेडिंग लगाना है अल्फा डीके। बोलने के क्रम में यदि हो सके, संभव हो सके तो फटाफट आप नोट करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि समय का बचत होता है। जब समझाएं तो कलम रोक करके उनको सुने, गौर से सुने। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि लिखने में ही व्यस्त रहते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए अल्फा डीके। क्या लगाएंगे? अल्फा डीके। किसका छाया है? अल्फा छाया। न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? अल्फा। सबसे पहले अल्फा डीके कहते हैं किसको? नहीं, तो परिभाषा देख लीजिए। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल
निकलने की घटना को अल्फा डीके कहते हैं। क्या लिखे परिभाषा? किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए? रेडियो एक्टिव। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलने की घटना को अल्फा डीके कहते हैं। याद रखें, इस चीज को कभी ना भूलें। एक समय में एक ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा, 2 अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेंगे, 3 अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेंगे, एक समय में एक ही अल्फा पार्टिकल। आइए इसके कुछ नियम कायदा देखते हैं। नहीं, क्या होता है यदि किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकले तो क्या होगा? नहीं, यदि किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक, यहां देखिए एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर लिख रहे हैं। जब भी निकलेगा तो एक, क्या एक ही निकलेगा? जी नहीं, एक बार में एक, फिर दूसरे बार में दूसरी, 1 times 1। तो एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर, हाइफन दे दीजिए, निकलने पर, ए नंबर न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होती है। कितने यूनिट की? 2 यूनिट की। न्यूक्लियस क्या कहता है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल यदि को यहां से हटा दीजिए, यदि को हटा दीजिए, यदि बढ़िया, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर, ए नंबर में क्या लिखें? न्यूक्लियस जो आपने लिया है उसके एटॉमिक नंबर में कितने की कमी होती है? 2 यूनिट की कमी होती है। बी नंबर कहता है न्यूक्लियस के मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होती है। न्यूक्लियस के मास नंबर में कितने की कमी? 4 इकाई की कमी होती है। सी नंबर, मास डिफेक्ट, याद होगा मास डिफेक्ट के कारण काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है। काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है। डी नंबर में एक नए न्यूक्लियस की उत्पत्ति भी होती है। एक नए न्यूक्लियस की क्या होती है? उत्पत्ति भी होती है। ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। क्या कहता है? किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, गौर करेंगे, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलने की घटना को अल्फा डीके कहते हैं। और याद रखेंगे ये कहें कि एक समय में एक ही अल्फा पार्टिकल निकलेगी, या बीटा निकल रहे हैं तो एक ही, या गामा निकल रहे हैं तो एक ही। अल्फा बीटा गामा तीनों में से एक समय में तीनों में से कोई एक निकलेगा, और वो तीनों में से किसी एक की संख्या भी कितनी होगी? एक। आइए कहता है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल, ओहो यहां छूट गया है ना, एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर, एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर क्या क्या होता है जरा देखिए। न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर में,
न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होती है। न्यूक्लियस के मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होती है। मास डिफेक्ट के कारण काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है और एक नए न्यूक्लियस का भी की उत्पत्ति भी होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि पूर्व का जो न्यूक्लियस था उससे 2 यूनिट मास नंबर एटॉमिक नंबर में कमी हुई और 4 यूनिट मास नंबर में। ये इसको रिएक्शन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इनको फटाक से आप नोट कर लो, फटाक से। तो आइए इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है कि मान लेते हैं कि X कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, नहीं, माना कि यहां पर भाषा लिख लेते हैं, माना कि X कोई लिखने में गड़बड़ हो जाए, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z, मास नंबर इक्वल टू A। तो एटॉमिक नंबर कितना है? Z और मास नंबर A। इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। आइए देखिए कि X है, याद कीजिए कंप्लीट सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट और एटम। X संकेत परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A। Z परमाणु संख्या Z, एटॉमिक नंबर Z और द्रव्यमान संख्या A। ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। इससे क्या हुआ है? एक अल्फा पार्टिकल निकला। तो तीर मार दीजिए पहले और यहां पर प्लस करके एक अल्फा पार्टिकल को निकाल लीजिए। क्या निकाल लिए? एक अल्फा पार्टिकल को निकाल लिए। तो अल्फा पार्टिकल को निकाल लिए तो ये न्यूक्लियस अब X नहीं रहा, ये कोई दूसरा बन गया। मान लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये Y। कौन सी न्यूक्लियस है ये? Y। अब कहता क्या है कि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल, तो Z में कितने यूनिट की कमी? 2 यूनिट की कमी। तो Z, इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा Z माइनस परमाणु संख्या Z माइनस 2। और कहता है कि इसके मास नंबर में कितने की कमी होती है? इसके मास नंबर में 4 यूनिट की। तो A माइनस 4, A माइनस 4। अब जरा समझते हैं कि ये कमी क्यों होती है। शायद ये कमी ये तो पूर्ति नहीं कर रहा है, और छाय से पहले और छाय के बाद कुल Z भी बराबर होना चाहिए और कुल A भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहां पर आइए समझते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, याद कीजिए, हीलियम प्लस प्लस आयन। हीलियम प्लस प्लस आयन है। हीलियम प्लस प्लस आयन के एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। माने इसकी जो A होती है वो 2 होती है फॉर हीलियम, फॉर He, फॉर He। A बराबर 2, A बराबर 4 और Z बराबर 2, Z बराबर 2। शायद अल्फा पार्टिकल का मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होना है? 2 और मास नंबर 4। अब यहां पर देखें छाय से पहले और यहां देखते हैं छाय के बाद, इलाज से पहले और इलाज के बाद। टोटल मास नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर पहले लिखें, एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z। टोटल एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z और टोटल मास नंबर इक्वल टू A। यहां पर देखिए मास नंबर ऑफ, पहले एटॉमिक नंबर ऑफ A, एटॉमिक नंबर ऑफ Y इक्वल टू Z माइनस 2 और एटॉमिक नंबर ऑफ अल्फा
इक्वल टू 2। तो टोटल एटॉमिक नंबर इक्वल टू the z minus 2 plus 2 equal to z, टोटल एटॉमिक नंबर z। अब यहां पर देखिए मास नंबर ऑफ y इक्वल टू a माइनस 4, मास नंबर ऑफ अल्फा इक्वल टू 4, टोटल मास नंबर इक्वल टू a माइनस 4 प्लस 4। इसको यहां पर लिख लेते हैं a माइनस 4, यहां पर ले आते हैं। नहीं, आप लोग नीचे लिखना, आप लोग क्या करना है, इसके जस्ट नीचे लिखना। मास नंबर ये है तो टोटल मास नंबर तो क्या हो गया, a माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू a। तो देखिए यहां पर विघटन से पहले और विघटन के बाद, विघटन से पहले इक्वल टू z माइनस 2 प्लस 2। हाँ, गौर कीजिए, क्षय से पहले मास नंबर a, एटॉमिक नंबर z, टोटल ना, चूंकि एक ही न्यूक्लियस है, टोटल मास नंबर a। उसके बाद देखिए क्षय के बाद क्या हुआ, y बना। y के एटॉमिक मास में जो मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आई, जो नियम कहता है, एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आई, तो y, तो एटॉमिक नंबर ऑफ y इक्वल टू z माइनस 2। एटॉमिक नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अभी अल्फा पार्टिकल को दिखाएंगे क्या है, हीलियम प्लस चार्ज है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, द एटॉमिक नंबर 2। द टोटल एटॉमिक नंबर इक्वल टू z माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू z, जो पहले भी कितना था, z। दूसरा कहता है कि मास नंबर ऑफ y इक्वल टू a माइनस 4, और मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4, हीलियम प्लस चार्ज इक्वल टू 4। टोटल मास नंबर, ये इसी के जस्ट नीचे लिखना, टोटल मास नंबर तो a माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू a। क्षय से पहले a और क्षय के बाद भी a। रदरफोर्ड और सॉडी का नियम भी पालन हो रहा है और अल्फा रे का क्षय भी हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आए होंगे। इस रिएक्शन को याद रखेंगे, यही याद रखने की चीज है। आपसे ये न्यूक्लियस दे देगा, फॉर एग्जांपल एक ले लेंगे और उनसे एक अल्फा पार्टिकल को निकाल देगा, कहेगा बनने वाले न्यूक्लियस का परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या होगा। हो सकता है 1 अल्फा पार्टिकल निकाले, हो सकता है 5 अल्फा पार्टिकल निकाले, तो 5 अल्फा पार्टिकल होगा तो 5 बार रिएक्शन होगा। आई बात समझ में। सबसे पहले इनको नोट करें और इन पर एक उदाहरण लेते हैं। फर्स्ट इनको नोट करें। आइए इसको एक जगह हम लोग कक्षा में लिख लेते हैं और इस पर एक क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज लिखे हैं, एनर्जी, क्योंकि उसमें तीसरा चौथे नंबर के रूप में जो आए थे, इससे विपुल मात्रा में, काफी मात्रा में क्या रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एनर्जी निकलना है, इसको अलग में लिखेंगे, इस पर एक उदाहरण लिखेंगे। अब ये रिएक्शन यदि याद है, इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव फटाक से बन जाए। यदि ये चीज याद नहीं है, थोड़ी बहुत आवर्त सारणी आपको आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि x z a, इससे क्या निकला है, एक अल्फा पार्टिकल निकला है। अल्फा पार्टिकल को 2 4 दे दीजिए, प्लस एक y बन करके आता है, z माइनस 2 और a माइनस 4, यही याद रखना है। और आगे प्लस में क्या है, ये e भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इतना एनर्जी निकलता है कैसे, और इस एनर्जी का वैल्यू कितनी होती है। ठीक, आइए यहाँ पर देखते हैं कि नाभिक लेते हैं हम लोग। एक यूरेनियम का नाभिक है, U 92 और 238 यूरेनियम है, जिसका परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 238। इससे क्या होता है कि सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। एक अल्फा पार्टिकल निकला तो 2 और 4, एक y बना, एक क्या बन गया, y बना। तो यहां पर देखिए z माइनस 2, तो z माइनस 2, 92 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा
90। यहां पर देखिए a के बदले a माइनस 4 तो 238 माइनस 4 तो 234। तो y का क्या हो गया, for y a इक्वल टू 234 और z इक्वल टू 90। अब यहां से तुम्हें परमाणु संख्या से पकड़ना होगा कि ये है क्या, ये तो थोरियम है, संकेत pH 9। लिखें इसको, यूरेनियम 232 यूरेनियम 238 92, इससे निकला है एक अल्फा पार्टिकल 24 और यहां पर जो Y बन करके आया है वो वास्तव में क्या है, थोरियम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा pH 90 और ये 234। अब ये थोरियम होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। परमाणु संख्या 90 किसका होता है, परमाणु संख्या 85 किसका होता है, परमाणु संख्या 86 किसका होता है, इत्यादि। तो ये सब आपको याद रखना होगा। तो यहां पर यही है क्वेश्चन कि कहेगा कि किसी परमाणु के नाभिक X है जिसका परमाणु संख्या इतना, परमाणु संख्या इतना, उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो बनने वाले नए नाभिक होंगे। तो वहां पर नए नाभिक का परमाणु संख्या आप ज्ञात करेंगे और उस नाभिक की पहचान करेंगे कि आखिर वो कौन सी नाभिक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन इसका सॉल्व किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये तो यूरेनियम एक उदाहरण है, इनको फटाक से नोट कर लें और हम लोग देखेंगे कि ये एनर्जी कैसे निकलते हैं, नहीं काइनेटिक एनर्जी या रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग अल्फा डिके। तो इसको फटाक से नोट कर लें। आइए देखते हैं हम लोग एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अल्फा डिके। अल्फा छाई के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको क्या मान लिया अपन को, E। क्या मान लिए, E। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए लेट्स हमें देखना पड़ेगा मास डिफेक्ट। डेफिनेशन बता चुके हैं, मास डिफेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल एम से। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, डेल एम। डेल एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। यहां पर इसका नाम याद रखेंगे, इसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, याद रखेंगे, पैरेंट न्यूक्लियस, माने उत्पत्ति या संतति केंद्र और पैतृक केंद्र, और ये क्या है, अल्फा रेज। नाम लिख लेना इसका। तो क्या होगा कि मास डिफेक्ट मतलब इसका और इसका जोड़, इनमें से घटा करके मास में कुछ अंतर है, वही मास डिफेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y माइनस मास ऑफ Y और माइनस मास ऑफ अल्फा। इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल एम, मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y और प्लस मास ऑफ अल्फा। इन टोटल का द्रव्यमान जोड़ करके इनमें से घटा दीजिए, द्रव्यमान में कुछ न कुछ अंतर आएगा ड्यू टू मीजोन्स एक्सचेंजिंग। किसका एक्सचेंजिंग की वजह से, मीजोन्स के एक्सचेंजिंग को। इसी को अपन क्या कहते हैं, डेल एम कहते हैं। आई अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन ने क्या बताया, E बराबर mc स्क्वायर। ये E क्या है, रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग अल्फा डिके। तो m क्या है, डेल m, तो इक्वल टू डेल m इंटू सी स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या हो जाना, डेल m की जगह पर मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा। और अल्फा की जगह पर, मास ऑफ अल्फा की जगह पर हम 4 का भी यूज कर सकते हैं, 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा का मास कितना है
4 है। और ये इसके लिए तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि मास क्या है, और ई बराबर यहां पर बच गया कौन, c²। यही एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डीके। और ये जो होता है ना, ये अल्फा का ये काइनेटिक एनर्जी होता है, याद रखेंगे। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फटाक से इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, वैसे याद कीजिए रेंज लिखाए होंगे 1.4 से 2.1 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड। शायद स्पीड उसी के बीच में आना चाहिए एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट के आधार पर। तो स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहां पर देखना है कि यह एक न्यूक्लियस है, इसको पैरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, जरा समझें। पैरेंट न्यूक्लियस ये अभी एट रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में है। रेस्ट पर जब है तो इसका टोटल मोमेंटम इक्वल टू क्या होना है, 0। कारण क्या है इसका, कि वेलोसिटी जो है ये 0 है। वेलोसिटी 0 है तो p बराबर वेक्टर, p वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, m × v वेक्टर। v वेक्टर कितना है, 0, तो p वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। ये न्यूक्लियस है। अब ये क्या हुआ, आगे रिएक्शन का मतलब आगे नहीं, यहां पर इस कुछ कारनामा हुई और यहां से 2 भाग में बंट गया। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा ये अल्फा पार्टिकल निकला, ये मान लेते हैं x है, मान लेते हैं क्या है, x, z और a। ये अल्फा पार्टिकल निकल गया इधर की ओर, मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल वैसे 2 और 4। इधर की ओर निकला अपने को इधर की ओर निकला y। एक न्यूक्लियस निकला, इसका क्या नाम है, एक न्यूक्लियस निकला, नया वाला न्यूक्लियस बना और इसका नाम है y, मतलब कि z-2 और a-4। ये दोनों जो है, ये दोनों रेस्ट में नहीं है, ये एट मोशन में है। पर ये क्या है, रेस्ट में। ये क्या है, रेस्ट में है। तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी मास my और वेलोसिटी इक्वल टू vy। इसका मान लेते हैं अपन को मास m अल्फा और वेलोसिटी, ये रेस्ट में नहीं है क्योंकि यहां पर विखंडित भी है। याद कीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक न्यूक्लियस का एग्जांपल भी करवाए थे 11th क्लास में, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे नहीं, या कहीं पर भी पढ़े होंगे तो इस पर न्यूमेरिकल देखे होंगे कि एक न्यूक्लियस है जो 3 भाग में विखंडित हो रहे हैं और उनमें से 2 का वेलोसिटी की डायरेक्शन और मास दी गई है, तीसरे की मास दी गई है, तो उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन पूछ लिया। तो ये सब मोशन में है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या मान लेते हैं इसका, v अल्फा। करता है ये तो कहानी हुई कि एक न्यूक्लियस है, पैरेंट न्यूक्लियस है, इसको डॉटर न्यूक्लियस कहिए, डॉटर न्यूक्लियस है, और एक अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस किसमें है, मोशन में है। इस डॉटर न्यूक्लियस का मास my मान लिया है, जो मास नंबर amu में हो, और वेलोसिटी vy मान लिया है, मास अल्फा का मान लिया है, जो ये जो देख रहे हैं ना, ये सब amu में आता है, एक्चुअल मास यूनिट में। vy यहां पर देख लिए। आइए यहां पर कुछ कंसेप्ट लगा, क्या कहता है, अकॉर्डिंग इसको नहीं लिखना है, इसको अभी नहीं लिखेंगे, ये पहले वाली चीज है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होता है, 0। नहीं, टक्कर से मोमेंटम बिफोर कॉलिजन,
बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। टक्कर से पहले का मोमेंटम, टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम। तो टक्कर से पहले देखिए मैंने विखंडित होने से पहले इसमें कुछ एक्टिविटी हुआ होगा, मॉलिक्यूल्स टकराया होगा और ये दोनों क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो टक्कर से पहले का मोमेंटम px इक्वल टू py प्लस p अल्फा। तो यहां पर देखिए py प्लस p अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि px क्या है, px क्या है 0। 0 क्यों है, क्योंकि ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है। तो px इक्वल टू 0। तो न्यूमेरिकली तो py वेक्टर इक्वल टू माइनस px वेक्टर बराबर देंगे px नहीं p अल्फा। ये दोनों न्यूमेरिकली क्या होना है, बराबर होना है। आइए यहां पर देख लें जरा, तो py इक्वल टू क्या हो जाना है, तो my और vy, p अल्फा क्या हो जाना है, तो m अल्फा और v अल्फा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। my vy x अल्फा m अल्फा v अल्फा, ये दोनों क्या होना है, इनको बराबर होना है। आई बात समझ में। ये कहानी किसके अनुसार चला, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फटाक से इनको नोट कर लें आप, और वहां से आगे कहानी को पढ़ाएंगे, सबको इरेज कर देंगे, कहानी वहां से पढ़नी है, फटाक से नोट करें। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि मॉड ऑफ py इक्वल टू मॉड ऑफ px, मॉड ऑफ py इक्वल टू मॉड ऑफ न्यूमेरिकली डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शनली बराबर नहीं होगा, तो न्यूमेरिकली है ये। इसके बाद ये दोनों क्या हो जाना है, बराबर हो जाना न्यूमेरिकली। तो my vy, इसको ऊपर से my vy इक्वल टू m अल्फा v अल्फा। तो यहां से यदि हम vy निकाल लेंगे तो m अल्फा v अल्फा बाय my, नहीं इसको कहिए समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण 2। 9 टोटल काइनेटिक एनर्जी, टक्कर से पहले तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, क्योंकि रेस्ट पर था, 1/2 mv² vx इक्वल टू 0। तो टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं, टक्कर के बाद का काइनेटिक एनर्जी। और देखा कि आपने काइनेटिक एनर्जी क्या कहा था आपने, E जो यहां पर रिलीज हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/2 my vy का स्क्वायर। तो यहां से देख लेते हैं, इसको कर दीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 में vy का मान रखने पर तो क्या हो जाना है, 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन ले लें, वो बाद में भी ले लेंगे, क्या जाता है, 1/2 my और vy का मान देखिए यहां पर m अल्फा v अल्फा बाय my का इसका स्क्वायर होते जाएगा, अल्फा y, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, m अल्फा v अल्फा बाय my स्क्वायर बराबर क्या होना है E। यहां से देखिए ये y मर सकता है, एक y तो मरेगा, तो 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/2 my यहां नहीं रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा m अल्फा का स्क्वायर v अल्फा का स्क्वायर बट my,
इक्वल टू ई। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से MY हट जाए, तो क्या करें, इसमें भी MY से मल्टीप्लाई करते हैं, या भिन्न का जोड़ जिसको कहते हैं वो कर लीजिए। क्या जाता है, जब आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 1/2 m अल्फा भी अल्फा का स्क्वायर इंटू MY प्लस 1/2, इसको इधर बैठा लेते हैं, थोड़ा सा छाप लिए होंगे। 1/2 यहाँ पर आइए, 1/2 m अल्फा का स्क्वायर भी अल्फा का स्क्वायर, भी अल्फा का स्क्वायर बटे MY इक्वल टू ई, ये होना है। जब आप भिन्न का जोड़ करेंगे यहाँ पर लॉस लेंगे तो 1 1 1 1 1 ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 बराबर देते चलिए 1/2 m अल्फा भी अल्फा का स्क्वायर MY प्लस 1/2 m अल्फा का स्क्वायर भी अल्फा का स्क्वायर बराबर E इंटू M। ये हो जाएगा, इसको कर लीजिए समीकरण 3, या और इसमें और क्रियाकलाप करते हैं। देखिए कॉमन क्या क्या आने वाला है, 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, भी स्क्वायर कॉमन, तो क्या ले लें 1/2 भी अल्फा का स्क्वायर यदि कर लेते हैं तो क्या हो जाता है m अल्फा my प्लस m अल्फा स्क्वायर, m अल्फा स्क्वायर इक्वल टू EMY। यदि अल्फा भी कॉमन ले ले तो आ सकता है m अल्फा, हाँ अल्फा यदि कॉमन ले ले यहां से m अल्फा स्क्वायर यदि कॉमन ले ले m अल्फा, तो यहां पर बच जाएगा केवल बच जाएंगे MY और यहां पर ये स्क्वायर। क्लियर, ये ऐसे होगा। इसको और थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, अभी समीकरण मानने की कोई औचित्य नहीं है। अब यहां से क्या कर लेते हैं हम कि भी स्क्वायर को छोड़ करके अब बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाना है 1/2, या भी स्क्वायर को रखिए भी स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एक स्टेप और बढ़ा लें 1/2 m अल्फा भी अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू EMY बटा MY प्लस m अल्फा। क्या ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू MY प्लस m अल्फा। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकल गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। हो सकता है आपसे पूछ दे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम लोग रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। फटाक से इनको नोट करें, इरेज कर देंगे, फटाफट नोट कीजिए। चलिए समीकरण 3 तक लिए थे, इनको मान लीजिए समीकरण 4 और इनको कह दीजिए समीकरण 5। ये समीकरण 4 और समीकरण 5। समीकरण 5वां जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लें आपसे सब्जेक्टिव में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का व्यंजक प्राप्त करें। आइए चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। कहां से चलेंगे, इक्वेशन 4 से 1/2
एम अल्फा भी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ई एम वाई बाय एम वाई प्लस एम अल्फा, एम वाई प्लस एम अल्फा। याद कीजिए एम वाई प्लस एम अल्फा बराबर एम एक्स, एम वाई प्लस एम अल्फा बराबर एम एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम अल्फा भी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2e एम वाई बाय, क्या इसको हम एम एक्स लिख सकते हैं, मास ऑफ एक्स, ये देखे थे। तो यहां से यदि हम क्या निकाले, अल्फा निकालेंगे, भी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू तो 2e एम वाई एम एक्स डिवाइडेड बाय एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम एक्स डिवाइडेड बाय एम एक्स। यहां से हमें अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। आ गया भी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2e एम वाई एम अल्फा बाय एम एक्स। ये है अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। इन पर एक उदाहरण ले लेते हैं और जो रेंज लिखे थे अल्फा पार्टिकल का 1.4 से 2.1 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, वास्तव में वो आता है कि नहीं आता है। एक बार यहाँ पर एम वाई एम एक्स इत्यादि जो लेते हैं हम लोग, ये मास नंबर में लेते हैं, AMU में लेते हैं, इसको केजी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें एनर्जी कैलकुलेट करना होता है एनर्जी, तो सीधा इसमें याद कीजिए कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एनर्जी निकल जाता है। ठीक, फटाफट नोट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हुए हैं, एम अल्फा यहाँ पर डिवाइड में आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखनी है, तो यहाँ पर हो जाएंगे एम अल्फा और यहाँ पर भी एम अल्फा नहीं होंगे, एम अल्फा नीचे होंगे, एम अल्फा। अब सही है, इनको फटाक से नोट कर लीजिए, इनको इरेज करके इस पर एक सवाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये नोट कर लिए हैं, ये अल्फा जो है हम यहां से भी रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक्स अल्फा, और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंटेबल बात है, ये इसको नोट कर लिए, क्लियर कर लें, वहां पर रख रहे हैं इसको भी किसी कक्षा में लिख लेंगे, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने देखा था बाय एक्सपेरिमेंट, क्या देखा था, बाय एक्सपेरिमेंट, याद कीजिए, बाय एक्सपेरिमेंट प्रयोग से देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, याद कीजिए कभी इसका प्रयोग किए थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसमें एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट जो लिया हुआ है वो आरएन लिया हुआ है, रेडॉन, क्या लिया हुआ है, आरएन, परमाणु संख्या 86, द्रव्यमान संख्या 222, इस पर एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट है, एलिमेंट। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब के ऑफ अल्फा जो निकला था, याद कीजिए 5.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंट से आया था। और इसका प्रयोग हम लोग बाइंडिंग एनर्जी में कर चुके हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का। तो सवाल यहां से ही बना सकते हैं, यदि रेडॉन की बात है, किसकी बात है, रेडॉन की बात है, तो वेलोसिटी निकालिए यहां से, वेलोसिटी 1/2 m अल्फा भी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ऑफ अल्फा, और के ऑफ अल्फा हम जानते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10⁻13 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको मिटा रहे हैं, छाप लिए होंगे। तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या देखें, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाता है यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी इतना बराबर ये, तो ये बराबर ये, तो 1/2 mv², के का वैल्यू
तो 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 5.58 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, या इसको रहने दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाद में निकाल लेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से m अल्फा 1/2 को हटा दीजिए, v अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 5.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय m अल्फा। v अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 5.58 बाय m अल्फा, किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इस सभी वैल्यू को हम लोग रख करके m अल्फा जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर हम वेलोसिटी का वैल्यू रख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड आता है। क्या देखिए ये रेंज के अंतर्गत है, 1.4 से 2.1 के बीच, और कोटि देखिए 10 टू द पावर 7, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में ये आता है। यहां से जब निकालेंगे तो दोनों को mx लिखते हैं और इसको my को क्या लिखते हैं, a-4, तो इससे भी निकालिए या फिर आप इससे निकालिए। यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और यहां से क्या निकाल लीजिए, वेलोसिटी निकाल लीजिए फटाक से। एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट कौन सी है, रेडॉन 86222, ये सब किससे आया है, एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर कुछ कैलकुलेट किया और अल्फा निकाले, यहाँ पर मेगा का वैल्यू रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू रखिए और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये AMU में आता है 4 गुना 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg से। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v अल्फा कितना आना है, 1.6 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये कहानी रही अल्फा पार्टिकल संबंधित। और फटाफट हम लोग बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल को देख लेते हैं, इनको फटाक से नोट कर लें, इरेज कर देंगे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब छोटी छोटी टॉपिक है, बीटा डीके, हेडिंग डाल दीजिए बीटा डीके। परिभाषा, जब फटाफट लिखें, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल, याद रखेंगे बीटा पार्टिकल यहां एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं, एक समय में एक ही पार्टिकल रिलीज होता है। एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसे बीटा डीके कहते हैं। आइए कुछ तौर तरीका देखें। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलने पर, ए नंबर में एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की वृद्धि होती है। बी नंबर में मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी में एनर्जी में भी, जैसे लिखिए बीटा पार्टिकल
का मास कम होने से, बीटा पार्टिकल का मास कम होने से एनर्जी का कंसेप्ट कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। ये नंबर नहीं दीजिए, इसको नोट में लिख लीजिए। किस में लिख लीजिए? नोट में। बीटा पार्टिकल का मास कम होने से एनर्जी का कंसेप्ट कुछ खास नहीं है, क्योंकि मास फैक्टर इसका बहुत कम होता है। आइए इसको समझते हैं एक रिएक्शन के माध्यम से। फिर वही X परमाणु संख्या, Z और द्रव्यमान संख्या A, इससे एक बीटा पार्टिकल निकलता है। तो सबसे पहले बीटा पार्टिकल को निकाल लीजिए। बीटा पार्टिकल के बारे में जानते हैं कि बीटा पार्टिकल जो होता है ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर प्लस एक Y निकल रहा है, यहाँ से एक Y बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, Y। तो इसमें Z में क्या होता है? एक यूनिट की वृद्धि होती है, A में कोई परिवर्तन नहीं होता है, A में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लेते हैं यूरेनियम 92 है, यूरेनियम 92 या हाँ यूरेनियम 92 और 238 मान लेते हैं, 2 से 38। तो यहां से क्या रिलीज हुआ है? सबसे पहले एक बीटा पार्टिकल को निकाल लीजिए। बीटा पार्टिकल के बारे में जानते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर क्या निकलेगा? एक Y जो बनेगा, Y तो 92 प्लस 1 93 हो जाना है, और A जस का तस रहेंगे, माने 238 के 38, और इसको क्या हो जाना है? 93। अब 93 कौन सी एलिमेंट है? इसकी सिंबल क्या है? याद रखेंगे आप। तो इनको फटाक से नोट कर लीजिए, बीटा डीके। इसके बाद गामा डीके लिखेंगे। चलिए गामा डीके लिखेंगे। परिभाषा: जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से गामा रे फोटोन, याद कीजिए पिछले रोज भी कहते थे, गामा रे फोटोन निकलता है तो उसे गामा डीके कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? गामा डीके कहते हैं। गामा रे हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस से निकलता है। गामा रे निकलने से काफी मात्रा में एनर्जी निकलता है, जिससे न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाते हैं तथा न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, तथा न्यूक्लियस स्टेबल हो जाते हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि गामा रे निकलते हैं। गामा रे निकलने से किसी न्यूक्लियस से
गामा रे निकलने पर न्यूक्लियस के मास नंबर तथा एटॉमिक नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है गामा टी। अब मान लिया जाए कोई x है, परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, और इससे रिलीज हो रही है गामा। कौन सी रे? गामा रे से रिलीज हो रही है, बन रहा है प्लस में y बन गया है, तो Z का Z रह जाएगा, A का A रह जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? ये मोर इनर्जेटिक, ये लेस इनर्जेटिक। अंतर क्या है? मोर एनर्जी और यहां पर क्या है? लेस एनर्जी। और जानते हैं मोर एनर्जी लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। कम ऊर्जा अधिक अस्थाई और अधिक ऊर्जा कम अस्थाई, ये मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल। और दूसरी बात बताएं कि रे जो है, ये गामा रे के प्रॉपर्टीज में बताए थे कि ये क्या है? एक प्रकार का एनर्जी, एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये वेव के रूप में कौन निकल जाते हैं? इससे एनर्जी निकलता है। क्या कहें कि निकलने से काफी मात्रा में एनर्जी निकलता है। किसके रूप में? वेव के रूप में। किसके रूप में? वेव के रूप में। तो फटाक से इनको नोट कर लें। एक सीधा सा लीनियर इक्वेशन लिखेंगे जिससे अल्फा को भी निकालेंगे, बीटा को भी निकालेंगे और गामा को भी निकालेंगे। आपको जहां से जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं बोर्ड में, और आप बना भी सकते हैं। बस चंद मिनट की कहानी, फटाक से नोट करें। अभी तक में जितना डीके के बारे में देखे हैं उसका एक शॉर्ट समरी आप देख लीजिए। शॉर्ट समरी। मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है, परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A। इससे रिलीज हो रहा है, इससे रिलीज हो रहा है अल्फा। क्या रिलीज हो रहा है? अल्फा। माइनस का चिन्ह मतलब निकल रहा है, और जब भी निकलता है तो A को निकलता है। तो यहां पर बन रहा है क्या? Y बन रहा है, y। तो ये बनने वाले y जो है ये Z-2 होगा और A-4। यही फिर ये x है, और इससे रिलीज हो रहा है बीटा। क्या रिलीज हो रहा है? बीटा। फिर बना रहा है ये y, तो ये Z+1 होगा और A का A। इसी से रिलीज हो रहा है एगो गामा। गामा रिलीज हो रहा है, माइनस गामा। ये तो y बनेगा, ये Z ही रहेगा और ये A ही रहेगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए। ये तो नंबर 1 याद रखेंगे। अभी तक में जितना अल्फा बीटा गामा पढ़े। x कोई है, Z है और A है। इससे क्या हो रहा है कि कोई y बन रहा है, मान लेते हैं A बन रहा है, और इससे रिलीज हुआ है वो अल्फा। ये मान लेते हैं B बन रहा है और इससे रिलीज हुआ है बीटा। ये मान लेते हैं इससे रिलीज हुआ है गामा, इससे रिलीज हुआ है गामा, और ये क्या बन रहा है? C बन रहा है। और यहां से ऐसे करके इक्वेशन आता है, ये माइनस दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? रिलीज पुनः एगो अल्फा हो रहा है और ये D बन रहा है। इसे मान लेते हैं फिर एक बार एगो क्या हो गया? बीटा रिलीज हो गया और यहाँ पर E बन गया ये। और यहां से मान लो कि फिर एगो क्या हुआ कि एगो अल्फा फिर निकला और ये क्या बन गया? F बन गया। पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ F। इतना क्वेश्चन दिया और किसका पूछा? हमसे F पूछा। एक के बार आप जोड़ करके यहां पर नहीं घटा लेंगे।
स्टेप बाय स्टेप होता है, एक बार में अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा या गामा निकलेगा। आइए गौर करते हैं, हमसे एफ पूछा है ना, तो ये सबका पूछ लिया है। जब तक हम एफ नहीं निकालेंगे तो आइए देखिए लिंक में देखते हैं। अल्फा निकला Z-2 A-4, बीटा निकला था, एक इसमें जुट न जाता है, तो एक इसमें क्या हुआ, जुट गया, तो Z-2 +1 और A-4 का 4। गामा निकलने से कुछ होता है, नहीं होता है, तो Z- यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, -1, तो क्या हो जाएगा Z-1 और A-4। यहां से फिर एक क्या हुआ, अल्फा निकला है, तो ये यहां से अल्फा निकला है, तो A-4 और यहां पर क्या हो जाएगा Z-1 -2। यहां से क्या निकला है, बीटा ना निकला है, तो Z में कोई परिवर्तन होगा नहीं, A-8 कर दे डायरेक्ट, A-8 और यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा निकला है ना, तो एक जुट न जाएगा, तो एक जुट जाएगा तो एक घट जाएगा, तो Z-2 और यहां पर देखिए एक अल्फा ना निकला है, तो फिर -2 न करेंगे, तो Z-4 मतलब Z- और 2 और A-8 आसान की बात है। एकदम इसको लिंक में लेकर के चलते जाइए, जैसे जाना है। यहां तक आते आते अब ए का वैल्यू जो दिया है उसमें से 12 घटा लीजिए, ए का जो वैल्यू दिया हुआ है उनमें से 4 घटा लीजिए, वही उसका एटॉमिक नंबर। वही यहां पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो आप यहां से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट समस्थानिक होगा, संभारिक होगा। देखिए इसीलिए जब हायर कंपटीशन में पूछेगा कौन समस्थानिक होगा और कौन संभारिक होगा, जरा गौर कीजिए। इसका परमाणु संख्या और इसका परमाणु संख्या क्या एक जैसा है? हाँ, ये दोनों समस्थानिक आपस में, A एंड E आपस में क्या है, समस्थानिक है। संभारिक देखिए B एंड C आपस में क्या है, संभारिक है। संभारिक भार समान है ना। उसके बाद D एंड E आपस में क्या है, संभारिक है। बात समझ में आ रही है? यहां पर -2 ये कुछ, तो यहां पर देखिए A और E में कैसा रिलेशन है, समस्थानिक। D और E में कैसा रिलेशन है, संभारिक। B और C में कैसा रिलेशन है, संभारिक। C और E में कैसा रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन समस्थानिक कौन संभारिक है। तो 1 2 3 करके आप नोट कर लीजिए। 1 2, इसको 2 नंबर का लीजिए, 1 2 3 4 5 नोट कर लियो। नहीं तो आइए आज हम लेते हैं आपसे विदा। वीडियो की लेंथ लंबी हो गई, पर इत्मीनान से देखें और नोट तैयार करें। नहीं हो सके तो यदि ज्यादा स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा दें और उसके बाद आप वीडियो को देखें, लेकिन निश्चित देखें, समझ में आए नहीं आए इससे संबंधित कमेंट आप अवश्य करें। नोट तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, इससे संबंधित कमेंट करें, मित्रों में शेयर कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।